हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स नीट जेई। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। इसे हम वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं और हिंदी में सदिश गुणनफल। तो जैसे हमने डॉट प्रोडक्ट पढ़ा था, हमने ये समझा था कि उसे हम स्केलर प्रोडक्ट क्यों कहते हैं और उसकी ज़रूरत क्या हुई। उसी तरह से हम वही फ्लो यहाँ भी फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर डिस्कस करते हैं डेफिनेशन क्या है इसकी। तो क्रॉस प्रोडक्ट इज़ अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन टू वेक्टर्स। The resultant of the cross product is a vector perpendicular to both the given vectors. It is represented as A cross B. The resultant of cross product is a vector which is perpendicular to both the vectors, vector A and vector B, जिनके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। इस तरह से लिखते हैं इसको। जो डायरेक्शन है, द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, तो इस डेफिनेशन में हमें कुछ कीवर्ड्स मिले हैं। सबसे पहला तो बाइनरी ऑपरेशन, सेकंड राइट हैंड थंब रूल, थर्ड रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर। ठीक है, इन तीनों कीवर्ड को समझेंगे। उसके पहले एक बार हिंदी में रिपीट करूं तो क्रॉस प्रोडक्ट जो है एक द्विआधारी संक्रिया है। इसका जो रिजल्ट होता है, क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्ट होता है वो दोनों वेक्टर्स, दोनों सदिशों के लंबवत होता है। और इस रिजल्टेंट सदिश की जो दिशा होती है वो हम कैसे पता करते हैं? राइट हैंड थंब रूल से। ठीक है, दाहिने हाथ के अंगूठे वाला नियम। चलो, तो अब देखते हैं ये 3 पॉइंट्स। बाइनरी ऑपरेशन क्या है? बाइनरी ऑपरेशन आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो मैथ में। बाइनरी ऑपरेशन का मतलब है कि दो ऑपरेंड्स पे जो ऑपरेशन हो रहा है वो बाइनरी ऑपरेशन होता है। मैथ में आपने एडिशन पढ़ा है, जोड़ना। ठीक है, अगर मैं लिखूं 3 + 4 + 5, ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है? आप 3 + 4 कर लो 7, फिर उसमें 5 कर लो 12, या 4 + 5 कर लो 9, फिर उसमें 3 कर लो 12, या 3 + 5 करके उसमें 4 ऐड कर लो। कुल मिला के कहने का ये मतलब है कि जब भी आप एडिशन करोगे, जब भी आप जोड़ करोगे, तो सिर्फ 2 नंबर्स के ग्रुप पे करोगे। ऐसा नहीं कि तीनों के साथ 3 + 4 + 5 = 12। ऐसा कोई नहीं करता है और पॉसिबल भी नहीं है। ठीक है, ये 3, 4, 5 तो ठीक है, कुछ बड़े नंबर आ गए। मान लो 104 + 215 + 8769। अब करो, बताओ कितना हो गया? नहीं कर पाओगे ना। इन दोनों को जोड़ोगे, बोलोगे 319 + 8769 = समथिंग समथिंग। ठीक है, तो ये बाइनरी ऑपरेशन हुआ। क्यों? क्योंकि ये एक बार में 2 ही नंबर्स पे ऑपरेशन हो रहा है। फिर उन दोनों का जो रिजल्ट आया उसका तीसरे के साथ हुआ। यहाँ भी 2 नंबर्स के साथ ही ऑपरेशन हो रहा है, तो ये बाइनरी ऑपरेशन हुआ। इसी तरह से जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो बाइनरी ऑपरेशन होता है। अगर आपको A क्रॉस B क्रॉस C भी दिया हुआ है ना, तो आप पहले A क्रॉस B सॉल्व करोगे, फिर जो रिजल्ट आएगा उसको साथ क्रॉस C करोगे। तो एक बार में 2 वेक्टर्स का आपने क्रॉस प्रोडक्ट किया, फिर जो रिजल्ट आया उसका थर्ड वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट किया, तो बाइनरी ऑपरेशन हुआ। क्योंकि ये एक बार में 2 वेक्टर्स पे ही परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, द्विआधारी संक्रिया हिंदी में। ठीक है, क्योंकि एक बार में 2 वेक्टर्स, 2 सदिशों पे ही परफॉर्म होगा। राइट हैंड थंब रूल पे बाद में आते हैं। रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर, इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है कि अगर मान लो कि एक सदिश ये है A और दूसरा सदिश है ये B, तो A क्रॉस B जब आप निकालोगे ना, तो B के भी लंबवत होना चाहिए और A के भी लंबवत होना चाहिए। तो इस सतह पे, इस प्लेन पे ऐसा कोई भी वेक्टर नहीं है, ऐसी कोई भी लाइन नहीं है जो इन दोनों लाइंस पे परपेंडिकुलर हो। अच्छा, अगर इसको समझें ऐसे, ये एक लाइन है मान लो, ठीक है, इस पे तुमने लंब डाल दिया, ये परपेंडिकुलर। ठीक है, एक परपेंडिकुलर डाल दिया। अब कोई ऐसी लाइन बताओ, अगर ये B वेक्टर था तो क्या तुम A वेक्टर लेके आ सकते हो दुनिया से जो इसी प्लेन पे हो, बोर्ड के प्लेन पे ही हो, और साथ में इसके लंबवत भी हो, परपेंडिकुलर भी हो, और B से कुछ एंगल भी बना रहा हो? मतलब ये क्या ये 90 डिग्री है, लंबवत है? नहीं है। क्या ये है? नहीं है।
ये क्या ये है? नहीं है भाई। तुम कोई भी ए वेक्टर बना लो, ए वेक्टर को तुम कैसे भी खींच लो, अगर ये बी के परपेंडिकुलर है तो तुम ए ऐसा नहीं ढूंढ सकते हो जो इसके परपेंडिकुलर हो और बी से कुछ एंगल बना रहा हो, बी के पैरेलल ना हो। ठीक है, तो अगर ए और बी के बीच में कुछ एंगल है, कुछ कोण है, तो भैया इस प्लेन पे ऐसा कोई वेक्टर नहीं है जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होगा। फिर क्या तरीका है, याद करो, एक्स वाई जेड एक्सिस, एक्स और वाई के बीच में 90 डिग्री का एंगल था। अब हमें एक तीसरी एक्सिस चाहिए थी जो एक्स के भी ऊपर 90 डिग्री बना रही हो और वाई से भी 90 डिग्री बना रही हो। हमने क्या किया, इस प्लेन से बाहर आ गए। ठीक है, इस प्लेन से बाहर आ गए, यही करेंगे। इस प्लेन के बाहर निकलती हुई लाइन जो ऐसे होगी, ये देखो, ये बी से 90 डिग्री बना रहा है और ए से भी 90 डिग्री बना रहा है कि नहीं? तो ए और बी का जो प्लेन होता है ना, इस प्लेन के ही परपेंडिकुलर हमें जाना पड़ता है क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्टेंट देखने के लिए। ए और बी का जो प्लेन होगा उस प्लेन पर ए क्रॉस बी का रिजल्टेंट कभी नहीं होगा, कितनी भी तुम मैथ लगा लो, कुछ भी कर लो। ठीक है, तो ए क्रॉस बी का जो रिजल्टेंट होता है दैट इज ऑलवेज आउट ऑफ द प्लेन ऑफ ए एंड बी। वो सतह जिसमें ए और बी दोनों सदिश हैं उस सतह के लंबवत जो दिशा है उसी दिशा में ए क्रॉस बी का रिजल्ट परिणाम आएगा। ठीक है, इस सतह पे तुम कोई भी ऐसे सदिश नहीं खींच सकते हो जो ए के भी लंबवत हो और बी के भी लंबवत हो। अब आते हैं राइट हैंड थंब रूल। अब हमने ये तो सीख लिया कि अगर ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, इनके बीच में एंगल थीटा है, तो ए क्रॉस बी जो होगा वो ए और बी के सतह के लंबवत होगा इधर। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो इस सतह पे दो लंब हैं, एक इस सतह से बाहर आता हुआ और एक इस सतह के अंदर जाता हुआ, ठीक है नहीं? अगर आप ध्यान से देखो तो इस प्लेन के, ये प्लेन जिसमें ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों वेक्टर्स हैं, तो इस प्लेन के पास दो परपेंडिकुलर्स हैं। कौन सा? एक प्लेन से बाहर आता हुआ और दूसरा प्लेन के अंदर जाता हुआ। तो दोनों में से कौन सा लेना है भाई? वेक्टर है तो एक ही डायरेक्शन होगी, इनका जो रिजल्टेंट है वो वेक्टर है, तभी तो इस प्रोडक्ट को हमने वेक्टर प्रोडक्ट बोला है। तो इनका जो रिजल्टेंट है वो वेक्टर है, तो मतलब एक ही डायरेक्शन होगी, या तो बाहर वाली या फिर अंदर वाली। इसलिए हमें राइट हैंड थंब रूल की जरूरत पड़ती है। राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है? अगर हमें ए क्रॉस बी निकालना है ना, अगर हमें ए क्रॉस बी निकालना है तो ए की डायरेक्शन में अपना राइट हैंड उठाओ, ए की डायरेक्शन में राइट हैंड की चारों फिंगर्स रखो, थंब को छोड़ के। ठीक है, ए की डायरेक्शन में अपने राइट हैंड की चारों फिंगर्स रखो और बी की तरफ मोड़ो, उसको बी पर ले जाओ घुमा के। ठीक है, तो थंब किधर है? थंब किधर है? इनटू द प्लेन। थंब कहाँ पर है? अंगूठा कहाँ पे है? अंगूठा प्लेन के सतह के अंदर जा रहा है, तो मतलब ए क्रॉस बी का जो रिजल्ट आएगा वो होगा सतह के अंदर साइड में। ठीक है, सतह के अंदर जाता हुआ दिखेगा। यही अगर मैं बी क्रॉस ए बोलूं तो बी क्रॉस ए क्या हो जाएगा? पहले जो सदिश लिखा होता है, पहले जो वेक्टर लिखा होता है उसकी तरफ हमेशा रखते हैं चारों फिंगर्स। तो बी की तरफ रखोगे ऐसे चारों फिंगर्स। कैसे रखोगे? बी की तरफ अगर बोल रहा हूं मैं तो बी की तरफ तुम ऐसे भी रख सकते हो, नहीं, हमेशा टेल से स्टार्ट करना है। ठीक है, पूंछ से स्टार्ट करना है, तो पूंछ से स्टार्ट करा और बी की तरफ आगे बढ़ाया चारों फिंगर्स को। ठीक है, ऐसे भी कर सकते थे, पूंछ की तरफ रखा और बी की तरफ आगे बढ़ाया, बढ़ा दो। लेकिन अब एक की तरफ मोड़ना है ना अपने को, तो एक की तरफ उल्टा थोड़ी ना मोड़ोगे, टूट जाएगा ये। ऐसे नहीं मोड़ते हैं कभी, हमेशा पाम की तरफ मोड़ते हैं। मुट्ठी बंद करने की कोशिश करना है हमेशा। क्या करना है? हमेशा मुट्ठी बंद करने की कोशिश करना है, उंगली नहीं तोड़ना है। तो बी की तरफ रखा और मुट्ठी बंद करने की तरफ ए की तरफ घुसा, एक डायरेक्शन में। थंब किधर है? अंगूठा किधर है? प्लेन से बाहर आता हुआ, तो आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर इसको लिखते हैं। क्या लिखते हैं? आउट ऑफ द प्लेन। और ए क्रॉस बी का रिजल्ट क्या आया था? इनटू द प्लेन। ठीक है, हिंदी में सतह से बाहर आता हुआ और ये सतह के अंदर जाता हुआ। ए क्रॉस बी का एक बार फिर से देखो, पूंछ से ए क्रॉस बी पहले कौन सा लिखा हुआ है? ए लिखा हुआ है, तो ए की पूंछ पकड़ोगे, ए की पूंछ ये रहा। अब यहाँ पर तुम ऐसे रख सकते हो या फिर ऐसे रख सकते हो। ठीक है,
चलो ऐसे रख लो पहले, ठीक है। अब बी की तरफ तुमको मुड़ना है, मुट्ठी भी बंद होनी चाहिए और बी की तरफ भी जाना चाहिए। क्या ये बी की तरफ जा रहा है मुट्ठी बंद करते हुए? नहीं, मतलब ये तो गलत है। क्या करोगे फिर? ऐसे रखोगे, ठीक है, ऐसे रखोगे, मुट्ठी बंद करो। क्या बी की तरफ जा रहा है? हाँ, बी की तरफ चला गया। हाँ, तो थंब कहाँ है, अंगूठा कहाँ है? इनटू द प्लेन, प्लेन के अंदर जाता हुआ, सतह के अंदर जाता हुआ, ठीक है। मुट्ठी बंद करनी है और दूसरे सेकंड वेक्टर की डायरेक्शन में अलाइन करना है। अब देखो, राइट हैंड थंब रूल ना लोग ऐसे फ्लेमिंग वाले तरीके से भी बताते हैं कि इधर एक वेक्टर है, इधर दूसरा वेक्टर है, तो इधर रिजल्ट हो जाएगा। वो सब नहीं बताना मेरे को। ये सीखो, मुट्ठी बंद करने वाला सीखो, हमेशा याद रहेगा, कोई भूलोगे नहीं। 2-4 बार प्रैक्टिस कर लो बस, बहुत बढ़िया। तो आई होप कि अब डेफिनेशन आपको क्लियर होगी, परिभाषा इसकी समझ में आ गई होगी। जो रिजल्ट होता है क्रॉस प्रोडक्ट का, वो एक वेक्टर होता है, इसलिए इसे वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं और हिंदी में सदिश गुणनफल कहते हैं। एक नोट पॉइंट लिख लो, रिजल्ट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट इज अ वेक्टर, ठीक है। ये हमेशा लिख लेना, जो डेफिनेशन बोली थी मैंने स्टार्टिंग में वो लिखनी है और लास्ट में ये पॉइंट नोट बना के लिख देना है। आइए अब देखते हैं कि कैसे डिफाइन करते हैं इसको मैथमेटिकली। तो ए क्रॉस बी होता है ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप। चलो, ए का परिमाण, बी का परिमाण, ठीक है, साइन थीटा। थीटा क्या है? थीटा इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। जिन दो वेक्टर्स का गुणा कर रहे हो, क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो, जिन दो सदिशों का सदिश गुणनफल कर रहे हो, उनके बीच का जो कोण है, ठीक है, वो है थीटा। उसका निकालोगे साइन। डॉट में कॉस निकालते थे, यहाँ पे क्रॉस में क्या निकालोगे? साइन, ठीक है। डॉट में क्या निकालते थे? कॉस। क्रॉस में क्या निकालोगे? साइन। अच्छा, अब यहाँ पे एन कैप क्या है? तो एन कैप के लिए लिखो यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी वेक्टर। एन कैप एक इकाई सदिश है, कौन सी दिशा में? ए सदिश और बी सदिश के लंबवत। एन कैप ए सदिश और बी सदिश के लंबवत इकाई सदिश है। वही जो अभी तक बात कर रहे थे हम लोग, इसकी इस सतह के लंब, इस प्लेन के परपेंडिकुलर जो वेक्टर जाएगा वो उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर है ये। भाई मैग्नीट्यूड तो हमने ए बी साइन थीटा से दे दिया, मैग्नीट्यूड हमने ए बी साइन थीटा से दे दिया, अब डायरेक्शन भी तो देनी पड़ेगी, तभी तो ये वेक्टर प्रोडक्ट होगा। मैग्नीट्यूड भर लिखने से थोड़ी ना वेक्टर प्रोडक्ट जाएगा। डॉट प्रोडक्ट हमेशा स्केलर होता था, इसलिए हम उसके साथ में कभी कैप नहीं लगाते थे, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट तो वेक्टर है ना, तो डायरेक्शन तो देनी पड़ेगी ना, इसलिए ये। तो अगर मैं लिखूं तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा, ठीक है। एक पॉइंट ये लिख लो, एक पॉइंट ये लिख लो। आइए अब देखते हैं कि आई कैप, जे कैप और के कैप का अगर हम आपस में क्रॉस प्रोडक्ट करें तो क्या रिजल्ट आएगा। आई कैप क्रॉस आई कैप क्या होगा? क्या होगा? आई कैप यानी कि एक्स की डायरेक्शन, ये आई कैप यानी कि एक्स की डायरेक्शन, ठीक है। दोनों सेम डायरेक्शन में है, दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? एक्स एक्सिस का खुद के साथ एंगल कितना होगा? थीटा बराबर 0 डिग्री हो गया। तो साइन थीटा कितना होगा? साइन 0। साइन 0 कितना होता है? 0। यहाँ पर नोट बना के लिख लो, साइन 0 बराबर 0, साइन 30 बराबर हाफ, साइन 45 डिग्री, सब डिग्री में है, ठीक है। साइन 45 डिग्री बराबर 1/√2, साइन 60 डिग्री बराबर √3/2 और साइन 90 डिग्री बराबर 1। कॉस का उल्टा चलता है ना, यहाँ से उल्टा जाओगे तो कॉस हो जाएगा और यहाँ से आ रहे हो तो साइन हो गया है, ठीक है। चलो देखो, तो आई क्रॉस आई हो गया 0। इसी तरह से जे कैप क्रॉस जे कैप भी हो जाएगा और के कैप क्रॉस के कैप भी हो जाएगा। सोचना ही नहीं है, क्योंकि जे का जे के साथ एंगल 0, जब कोण 0 तो साइन 0 0, के कैप और के कैप भी। तो यहाँ से हमारे पास एक रिजल्ट आता है कि ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इक्वल्स टू 0। लिखोगे
कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर विथ इटसेल्फ इज ऑलवेज जीरो, इज ऑलवेज जीरो। यानी कि किसी वेक्टर का खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा जीरो होता है। किसी सदिश का खुद के साथ जब सदिश गुणनफल करोगे ना तो उसका रिजल्ट क्या आता है? जीरो। क्यों? क्योंकि किसी भी सदिश का उससे खुद के साथ कोण कितना आएगा? 0 डिग्री, और साइन 0 डिग्री जीरो होता है, तो परिमाण ही जीरो हो गया तो तुम दिशा देके क्या ही कर लोगे यार उसका, ठीक है, वो जीरो हो गया। आओ अब देखते हैं आई कैप क्रॉस जे कैप। बहुत बढ़िया, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। जब भी आप क्रॉस प्रोडक्ट करोगे या डॉट प्रोडक्ट करोगे तो आपके दिमाग में एक्सिस हमेशा छपी रहनी चाहिए, ठीक है, एक्स वाई जेड, ये के कैप। अभी तो मैं लिख दे रहा हूँ लेकिन धीरे धीरे ये एक्सिस बनाने वाला बंद हो जाएगा सिस्टम। आई कैप क्रॉस जे कैप, तो आई का मैग्नीट्यूड, आई का परिमाण लिखोगे, जे का परिमाण लिखोगे, साइन, कोण देखो आई और जे के बीच में कितना है? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस 90 डिग्री है, 90 डिग्री इंटू एन कैप, इंटू एन कैप। आई का परिमाण, आई का मैग्नीट्यूड 1, जे का मैग्नीट्यूड 1, 1 इंटू 1 साइन 90, 1, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू एन कैप। कुल मिला के ये हुआ एन कैप, ठीक है। अब ये एन कैप तुम्हें पता करना है कि क्या है। देखो एन कैप मतलब डायरेक्शन पता करनी है ना रिजल्ट की, तो क्रॉस प्रोडक्ट में रिजल्ट की डायरेक्शन पता करने के लिए क्या तरीका होता है? राइट हैंड थंब रूल। क्या करोगे? आई कैप है ना, पहला वेक्टर कौन सा है? आई कैप। तो आई कैप के टेल से अपना दाहिना हाथ का पंजा स्टार्ट करो, राइट हैंड का पाम स्टार्ट करो आई कैप के टेल से, आगे बढ़ाओ, ठीक है। आई कैप के टेल पे आपका ये वाला पोर्शन आना चाहिए, ये वाला पोर्शन आपका टेल पे आ जाना चाहिए आई कैप के। आ गया। अब तुम्हें मुट्ठी बंद करनी है, मुट्ठी बंद करो। क्या जे कैप की तरफ जा रहे हो? जे कैप की तरफ चले गए, थंब किधर है? बाहर, बाहर, ठीक है। और बाहर क्या है? के कैप। तो ये हो गया के कैप, यानी कि आई कैप क्रॉस जे कैप इक्वल्स टू के कैप, ठीक है, नोट कर लो। अब देखते हैं जे कैप क्रॉस आई कैप। इसमें भी वही होगा, देखो जे कैप का मैग्नीट्यूड लिखोगे, आई कैप का मैग्नीट्यूड लिखोगे, फिर साइन, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री हम देख चुके हैं, इंटू एन कैप। तो मैग्नीट्यूड भैया जे कैप का भी 1 है, ये भी 1 है, 1 इंटू 1 इंटू साइन 90 इज 1 एन कैप। आ गया एन कैप। अब एन कैप देखना है अपने को, जे क्रॉस आई। तो अब तुम क्या करोगे? जे कैप यानी कि वाई एक्सिस की टेल, यानी कि ओरिजिन पे अपना ये पोर्शन रखोगे पाम का, ठीक है, इसको रख दिया। अभी मुट्ठी बंद करो। क्या आई कैप की तरफ जा रहे हो? नहीं, आई कैप तो इधर है ना, आई कैप किधर है? इधर है। तो भाई फिर ऐसे रखो पाम, ठीक है। जे कैप की तरफ है अपनी चारों उंगलियां है। अब इसको मुट्ठी बंद करनी है। क्या आई कैप की तरफ जा रहा है ये? हाँ। थंब किधर है? इनटू द प्लेन, प्लेन के अंदर जाता हुआ। अच्छा देखो, अगर ये पॉजिटिव जेड एक्सिस है तो ये किधर होगा? देखो अगर इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस है तो इधर क्या होता था? नेगेटिव एक्स एक्सिस। ऊपर पॉजिटिव वाई एक्सिस है तो नीचे क्या होता था? नेगेटिव वाई एक्सिस। अगर इस प्लेन से बाहर निकलता हुआ जो सदिश है, जो वेक्टर है, उसे मैं पॉजिटिव के कैप बोलूँ, पॉजिटिव जेड एक्सिस बोलूँ, तो प्लेन के अंदर जाता हुआ, प्लेन के अंदर घुसता हुआ इनटू द प्लेन जो वेक्टर होगा, जो एक्सिस होगी वो माइनस जेड कैप होगा, माइनस जेड एक्सिस होगी, यानी कि माइनस के कैप। तो ये हो गया माइनस के कैप। तो जे कैप क्रॉस आई कैप इक्वल्स टू माइनस के कैप, ठीक है। आइए अब देखते हैं आई कैप क्रॉस के कैप। आई कैप क्रॉस के कैप क्या होगा? ये पहला वेक्टर आई है, आई के टेल पे रखा हमने इस तरह से, और के कैप की तरफ मोड़ना है अपने को, ठीक है। मुट्ठी बंद करो। क्या के कैप की तरफ जा रहा है? नहीं। के कैप किधर है? इधर बाहर निकलता हुआ, ऐसे है ना, ये है के कैप अपना, ये है अपना के कैप। तो आई कैप की तरफ ले गए और के कैप की तरफ मुट्ठी बंद हुई मुट्ठी बंद। थंब किधर है? नीचे जा रहा है, नेगेटिव वाई डायरेक्शन में, तो माइनस जे कैप। इसी तरह से के कैप क्रॉस आई कैप करोगे तो पॉजिटिव जे कैप आ जाएगा। फिर जे कैप क्रॉस के कैप करोगे तो जे क्रॉस के
पॉजिटिव आई कैप, और के कैप क्रॉस जे कैप करोगे तो नेगेटिव आई कैप। और बाकी दो क्या थे, आई कैप क्रॉस जे कैप, आई क्रॉस जे पॉजिटिव के कैप, जे कैप क्रॉस आई कैप नेगेटिव के कैप। ये बिल्कुल आपको याद रहनी चाहिए। अगर याद नहीं है तो इतनी प्रैक्टिस कर लो कि आई कैप जे, आई क्रॉस जे के कैप पॉजिटिव में, जे क्रॉस आई के कैप नेगेटिव में, आई क्रॉस के जे कैप नेगेटिव में, जे क्रॉस के आई कैप पॉजिटिव में। ये आपको आना चाहिए, ठीक है। अगर याद नहीं है तो ऐसे अंगूठा रख के 2 सेकंड 3 सेकंड में निकाल लो कि हाँ पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। अच्छा, एक चीज़ ध्यान देने वाली ये है कि आई क्रॉस के कर रहे हो तो जे आ रहा है, भले ही पॉजिटिव आए कि नेगेटिव आए अलग बात है, ठीक है। आई क्रॉस के कर रहे हो जब तो जे आ रहा है, जे क्रॉस के कर रहे हो तो आई आ रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव के क्रॉस जे करोगे तो भी आई आएगा, माइनस में आएगा। आई और जे का जब क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो तो के आ रहा है ना। तो जिन दो का प्रोडक्ट कर रहे हो, क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो, उसको छोड़ के जो तीसरा वाला बचा वही आएगा रिजल्ट में। पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा वो राइट हैंड थंब रूल बताएगा अपना। आइए अब देखते हैं कि अगर आपको दो वेक्टर्स इस तरह से दिए गए हैं कि ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, और वेक्टर बी जो है वो है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे आप? देखो, एक तो सीधा तरीका है, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप क्रॉस एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये कर दो, ठीक है। फिर क्या करोगे, वही ए आई कैप को इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, तो ए इंटू एक्स तो हो जाएगा भाई, स्केलर नंबर्स हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आई कैप क्रॉस आई कैप 0 हो जाएगा, फिर आई कैप क्रॉस जे कैप माइनस के कैप हो जाएगा। देखते हैं, ए इंटू एक्स 0, ठीक है, प्लस ए इंटू वाई ए वाई, आई कैप क्रॉस जे कैप, आई कैप क्रॉस जे कैप के कैप आ गया पॉजिटिव में, प्लस ए इंटू जेड आई कैप क्रॉस के कैप, आई कैप क्रॉस के कैप माइनस में जे कैप आ गया, ठीक है, प्लस बी इंटू एक्स जे कैप क्रॉस आई कैप, जे कैप क्रॉस आई कैप इंटू द प्लेन माइनस के कैप, प्लस बी क्रॉस बी इंटू जेड जे कैप क्रॉस के कैप जे कैप क्रॉस के कैप, जे कैप क्रॉस के कैप आई कैप पॉजिटिव में, प्लस सी के कैप क्रॉस आई कैप, के कैप क्रॉस आई कैप पॉजिटिव में जे कैप, प्लस सी वाई के कैप क्रॉस जे कैप, के कैप क्रॉस जे कैप नेगेटिव में आई कैप, प्लस 0 हो जाएगा ये, ठीक है। के कैप क्रॉस के कैप 0, तो ये आपका रिजल्ट आ गया। आई कैप वालों को एक साथ रखो, बी जेड माइनस सी वाई आई कैप प्लस जे कैप वालों को एक साथ रखो, सी एक्स माइनस ए जेड जे कैप प्लस के कैप और के कैप को एक साथ रखो, ए वाई माइनस बी एक्स के कैप। ध्यान से देख लो, एक तो ये तरीका है करने का, ठीक है। दूसरा तरीका आपको बताता हूँ जो शॉर्ट ट्रिक है बट थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, डिटर्मिनेंट मेथड बोलते हैं इसको। मैथ वाले इसको मैथ में पढ़ते हैं, बहुत अच्छे से बहुत डीप में जाते हैं, अपने को बहुत टेंशन नहीं लेना है फिजिक्स वालों के लिए, है ना। बस समझ लेना है कि कैसे डिटर्मिनेंट मेथड को लगाते हैं। क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले लिखेंगे आई कैप जे कैप के कैप, ये लिख लेना है। इतना स्ट्रक्चर आपको, अगर ए क्रॉस बी इधर लिखा है तो यहाँ पे इतना स्ट्रक्चर आपको बना लेना है। फिर क्या करना है, पहले क्या है, ए है, तो ये जो रो आएगी ये ए की आएगी, और इसके नीचे जो रो आएगी वो बी की आएगी, ठीक है। इतना ढांचा आपको बना लेना है। पहले जो लिखा है इसके नीचे उसके लिए एक लाइन खींचोगे, और बाद में जो लिखा है सबसे नीचे वाली लाइन उसके लिए रहेगी। तो क्या करना है, यहाँ पे आई के नीचे आई कैप वाला कंपोनेंट जाएगा, क्या है ए, जे के नीचे जे कैप वाला कंपोनेंट जाएगा बी, के नीचे के कैप वाला कंपोनेंट जाएगा सी, ठीक है। अब बी के लिए देखो, अब नीचे वाले सबसे नीचे वाली लाइन किसके लिए, बी के लिए, तो आई का कंपोनेंट क्या है, एक्स बी का, बी में जे का कंपोनेंट क्या है, वाई, बी में के का कंपोनेंट क्या है, जेड। ये ढांचा आपको बनाना आना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट ये है।
दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, पहले हम लिखेंगे फर्स्ट वाला एलिमेंट, आई कैप लिख लो उठा के आंख बंद करके, फिर ब्रैकेट क्लोज और ब्रैकेट बंद, फिर क्या करोगे, जिसको उठाया है ना उसके हिसाब से ऐसी दो लाइन खींच दो, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, एक ऊर्ध्वाधर और दूसरा क्षैतिज लाइन खींच दो, जिसको उठाया है उसी को क्रॉस, वहीं पे क्रॉस करे वो दोनों लाइन एक दूसरे को, ठीक है। बचा क्या, ये, तो इसके लिए आप कैलकुलेट करो, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, इन दोनों को गुणा करो माइनस इन दोनों को गुणा कर लो, तो बी जेड माइनस सी वाई, ब्रैकेट बंद कर दिया, ठीक है। ये पहला स्टेप हो गया। अब दूसरा स्टेप क्या करोगे, इसको उठाओगे, जब इसको उठाओगे तो इससे पास होती हुई एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचोगे, इसी से पास होती हुई एक वर्टिकल लाइन खींचोगे, ठीक है। अब क्या बचे, ये और ये, लेकिन देखो इन दोनों के बीच में गैप है ना, हाँ, इसलिए यहाँ पे लगाओगे माइनस, ये क्या था, जे कैप था, है ना, तो माइनस जे कैप, फिर ब्रैकेट क्लोज और ओपन कर दोगे, माइनस जे कैप लिख दिया। अब फिर से वही ए इंटू जेड माइनस सी इंटू एक्स, ए इंटू जेड माइनस सी इंटू एक्स, ठीक है। अब क्या करोगे, अब थर्ड वाला एलिमेंट आता है, इससे पास होती हुई एक वर्टिकल लाइन, इससे पास होती हुई एक हॉरिजॉन्टल लाइन, एक ऊर्ध्वाधर एक क्षैतिज, उसको क्रॉस करते हुए खींच दिया हमने, बचा क्या, ये, फिर उल्टा। अब इनके बीच में गैप नहीं है ना, तो कोई माइनस नहीं लगेगा, प्लस लगेगा, के कैप ए वाई माइनस बी एक्स, ए वाई माइनस बी एक्स, ये आंसर है आपका। ये पिछले भी प्रोसेस से जब हमने निकाला था तो यही आया था, ठीक है, मैच करा लेना चाहो तो। इस तरह से हम डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं, और डिटर्मिनेंट की हेल्प से हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो फटाफट अगर मैं आपको एक सवाल दूँ, 3i कैप माइनस 4k कैप और बी वेक्टर इक्वल्स टू माइनस 2j कैप प्लस 9k कैप, और बोल दूँ कि भैया a क्रॉस b निकालो, क्या करोगे आप इसको लिख के क्रॉस करके इसको लिखोगे, फिर आई कैप जे कैप आई कैप के कैप के आई के जे के करोगे, उससे अच्छा क्या करोगे, डिटर्मिनेंट का स्ट्रक्चर खींचा, आई कैप जे कैप के कैप, ए है पहले, तो आई कैप वाला कंपोनेंट क्या है 3, जे कैप वाला कंपोनेंट क्या है कुछ नहीं है तो 0, के कैप वाला कंपोनेंट क्या है ए में -4, बी आई कैप वाला कंपोनेंट क्या है, आई कैप है ही नहीं तो 0 हो गया आई कैप का कंपोनेंट, जे कैप का कंपोनेंट क्या है -2, के कैप का कंपोनेंट क्या है 9, ठीक है। कंपोनेंट मतलब घटक, इसमें आई कैप का घटक कौन सा, आई कैप के साथ क्या बैठा है 3, जे कैप के साथ क्या बैठा है कुछ नहीं बैठा, मतलब 0 बैठा है 0, के कैप के साथ क्या बैठा है -4, इसी तरह से इसको भी क्या करोगे आप, आई कैप लिखोगे, ठीक है, आई कैप लिख दिया मैंने, ये काट दिया, ठीक है, ये बचा 9 इंटू 0, 0 इंटू 9 0, माइनस 4 दूनी 8, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, फिर माइनस जे कैप लिखोगे, जे कैप को काटा, ये 9 त्रिक 27 माइनस 0 इंटू -4 0, प्लस के कैप को काटा, के कैप इंटू, अभी ये ना बहुत सारा कट गया है, इसको थोड़ा क्लीन करते हैं, आई कैप जे कैप 3 0, ठीक है, ये कट गया, बचा क्या 3 इंटू -2 -6 -0, क्या हो गया -8 आई कैप -27 जे कैप -6 के कैप, ये तो थोड़ा सा नेगेटिव आ गया, कोई बात नहीं। तो ये है आपका रिजल्ट, काम खत्म, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं कि कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ गुण क्रॉस प्रोडक्ट या सदिश गुणनफल के गुण। सबसे पहला क्या होता है, एंटी कॉम्यूटेटिव होता है भाई, ये एंटी कॉम्यूटेटिव होता है। एंटी कॉम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है, कॉम्यूटेटिव उल्टे तरीके से, ए क्रॉस बी बराबर माइनस ऑफ बी क्रॉस ए, मतलब जैसे आप अभी तक बचपन में लिखते आ रहे थे ना कि 5 गुणे 6 बराबर 30 बराबर 6 गुणे 5, ये भैया यहाँ पे नहीं चलेगा, यहाँ पे क्या होता है निगेटिव हो जाता है, क्यों भाई डायरेक्शन है ना। अभी तो देखा आपने कि आई कैप क्रॉस जे कैप कर रहे हो आप, आई कैप क्रॉस जे कैप कर रहे हो तो पॉजिटिव के कैप आ रहा है, लेकिन यही जे कैप क्रॉस आई कैप कर दे रहे हो तो निगेटिव के कैप आ जा रहा है, इंटू द प्लस चला जा रहा है, तो डायरेक्शन उल्टी हो जा रही है इनको इधर उधर करने से, इसलिए बोलते हैं इसको एंटी कम्यूटेटिव लॉ। दूसरा डिस्ट्रीब्यूटिव तो होता है भाई, डिस्ट्रीब्यूटिव तो होता है, थोड़ी सी मैथ वाली चीज़ तो इसमें भी
बची हुई है, यानी कि ए क्रॉस बी प्लस सी है अगर, तो ए को बी के साथ क्रॉस कर लो, फिर प्लस ए को सी के साथ क्रॉस कर लो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी तो है, ठीक है। थर्ड, ए क्रॉस बी का जो रिजल्ट आएगा ना, इसको अगर आपने ए के साथ डॉट किया या इसी को आपने बी के साथ डॉट किया तो आंसर 0 आएगा। सोचो क्यों भाई, ए क्रॉस बी जो है ये ए के परपेंडिकुलर है ना, ए क्रॉस बी जो है ये ए के लंबवत है ना, हैं? तो जब ये ए के लंबवत है और ए के लंबवत को ए के साथ डॉट प्रोडक्ट करोगे तो डॉट प्रोडक्ट में क्या आता है, कॉस थीटा, और थीटा 90 डिग्री हो गया, कॉस 90 0, तो रिजल्ट 0 जाएगा कि नहीं जाएगा। ये यहाँ भी ए क्रॉस बी जो है बी के भी तो लंबवत है, बी के भी तो परपेंडिकुलर है, तो उसके साथ बी के साथ डॉट प्रोडक्ट करोगे तो 0 ही आएगा ना। अब देखते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, ट्रिपल प्रोडक्ट इसको बोलते हैं, ट्रिपल वेक्टर प्रोडक्ट। क्या होगा, इसकी वैल्यू होती है ए डॉट सी, पहले बीच वाले को बाहर ले जाएंगे, फिर ए डॉट बी लास्ट वाले को बाहर ले जाएंगे। यहाँ पे देखो ना मैंने डॉट लगाया ना क्रॉस लगाया, क्यों, क्योंकि भैया ए डॉट सी जो है ये तो स्केलर हो जाएगा ना, ये तो अदिश हो जाएगा। अब तुम अदिश 3 है, 4 है, 5 है, 10 है, कुछ भी है, उसको बी के साथ मल्टीप्लाई करने के लिए डॉट और क्रॉस थोड़ी ना लगाते हो। डॉट और क्रॉस हमेशा दो सदिशों के बीच में लगता है, दो वेक्टर्स के बीच में हमेशा डॉट और क्रॉस लगेगा ना। ये तो स्केलर हो गया। अब स्केलर यानी कि 10, 5, 4, 9, -1, -2, उसको तुम बी के साथ मल्टीप्लाई करने के लिए थोड़ी ना डॉट और क्रॉस लगाओगे। यही कहानी यहाँ पे भी है। इसी का दूसरा रूप है ए क्रॉस बी क्रॉस सी। ये क्या हो जाएगा, ए डॉट सी। सबसे पहले हमेशा बीच वाले को ही बाहर ले जाना है। इस केस में भी देखो बीच वाले को बाहर ले गया था, इस केस में भी बीच वाले को बाहर ले गया था, माइनस बी डॉट सी इंटू ए वेक्टर, पहले वाले को बाहर ले जाएंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रिपल प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। आइए अब देखते हैं जैकोबी प्रॉपर्टी। जैकोबी प्रॉपर्टी क्या है भैया, ए क्रॉस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी क्रॉस ए इक्वल्स टू 0। अब देखो 6 प्रॉपर्टी, अगर ए क्रॉस बी 0 है तो 3 कंडीशन हो सकती हैं। पहली, या तो ए 0 है, दूसरी या फिर बी 0 है, या फिर तीसरी क्या है, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज 0। ए वेक्टर ए सदिश और बी सदिश के बीच का कोण ही 0 हो जाए तो भी क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। ठीक है, ए सदिश अगर 0 हो गया तो भी 0 हो जाएगा, बी सदिश 0 हो गया तो भी 0 हो जाएगा। तीनों में से कोई भी कंडीशन अगर ट्रू हो गई तो ए क्रॉस बी 0 हो जाएगा। यानी कि अगर आपको सवाल दिया गया है कि ए क्रॉस बी इक्वल टू 0 है तो तीनों में से कौन सी कंडीशन सही है, तो ये भी सही हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, गारंटी के साथ कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, अब देखो अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं, पैरेलल का मतलब क्या होता है, समांतर। अगर दो सदिश हैं जो समांतर हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा भाई, समांतर है यानी कि पैरेलल वेक्टर है तो उनके बीच का एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। थीटा कितना हो गया, 0 डिग्री। तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, 0 डिग्री। अभी तो ऊपर वाले प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, 0। अभी तो ऊपर वाले में हमने पढ़ा ना कि अगर दोनों के बीच का एंगल 0 हो जाए तो क्रॉस प्रोडक्ट भी 0 हो जाएगा। लास्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, परपेंडिकुलर वेक्टर्स। परपेंडिकुलर वेक्टर्स यानी कि लंबवत सदिश अगर आपको दिए गए हैं दो,
तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा। ठीक है, ए क्रॉस बी, ये है ए वेक्टर और ये है बी वेक्टर। अभी तुमने कितने लंबवत सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट किया है, आई कैप क्रॉस के कैप, के कैप क्रॉस जे कैप, जे कैप क्रॉस आई कैप, किया है ना। वही यहाँ पे भी आई एक ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, अभी हमने आई कैप क्रॉस के कैप निकाला था, जे कैप क्रॉस के कैप निकाला था, क्या था वो, आई कैप और जे कैप परपेंडिकुलर ही तो थे। तो यहाँ पे भी ये दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं। परपेंडिकुलर हैं तो क्या मतलब हुआ, परपेंडिकुलर है तो क्या मतलब हुआ इसका कि थीटा दोनों के बीच का 90 डिग्री है। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, देखो 1। ठीक है, तो ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो हो जाएगा ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड, सीधा सीधा। ठीक है, इसका जो मैग्नीट्यूड, इसका जो परिमाण है वो हो जाएगा ए का परिमाण गुणे बी का परिमाण, क्योंकि भैया साइन 90 लिखोगे ना बगल में तो क्या होगा, वो 1 हो जाएगा ना। ए और बी का परिमाण बस निकाल के गुणा कर दो, आ गया इसका रिजल्ट। यानी कि आप ए का मैग्नीट्यूड निकाल लो, बी का मैग्नीट्यूड निकाल लो, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड आ गया आपके पास। डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर होगी। उसके लिए भैया कोई यहाँ पे रूल नहीं है, उसके लिए आपको ए क्रॉस बी का डायरेक्शन अलग से निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, चलो, तो आई होप कि आपको क्रॉस प्रोडक्ट समझ में आया होगा। अगर इसमें आपको कुछ डाउट है, फील फ्री टू पुट अ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। ऑल्सो आई विल ब्रिंग सम क्वेश्चंस ऑन द क्रॉस प्रोडक्ट और फिर उसका सॉल्यूशंस देखेंगे। थैंक यू।